बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 2 फरवरी है। तो मेरा जो आज जो टॉपिक है वो उन पाकिस्तानी नौजवान लड़कों के लिए है जो यूरोप जाते हैं, मिडिल ईस्टर्न कंट्री में जाते हैं रोज़गार के सिलसिले में, दुनिया के बाकी ममालिक में जाते हैं। अब तो लोग जो है वो लैटिन अमेरिका तक जो है वो पहुंचे हुए हैं। तो बड़े गैर कानूनी तरीके से लोग जाते हैं, कंटेनरों में बंद होकर जाते हैं। तो ये सारा जो अनलीगल काम होता है इसमें बहुत सारा नुकसान भी होता है, लोगों का माली नुकसान भी होता है और बाज़ का जानी नुकसान भी इसमें बहुत होता है। तो मैंने जो है वो तकरीबन 40-45 ममालिक में मैंने काम जो है वो गया हुआ हूँ, रहा हूँ, काम किया हुआ है। तो मेरा 30-32 साल का तजर्बा है इन ममालिक में। ये तो इमरान खान कहता है कि मैं यूरोप में रहा हूँ, मेरा बड़ा तजर्बा है। तो इमरान खान का तो मुझे पता नहीं कौन सा तजर्बा इमरान खान के पास होगा, लेकिन मैंने जो है वो प्रैक्टिकली काम किया हुआ है, बड़े ममालिक में रहा हूँ उधर, और कवानीन को भी जानता हूँ और बहुत कुछ मैं जानता हूँ जो आम जो है वो लोग जो है वो नहीं जानते। एक्सक्यूज मी। पाकिस्तान से जाने वाली अक्सरियत जो होती है लोगों की, वो उनका मकसद यही होता है कि कोई रोज़गार अच्छा मिल जाए और कोई जॉब अच्छी मिल जाए, कहीं सेटल हो जाए। तो जो मिडिल ईस्टर्न कंट्री है इनमें सऊदी अरब हो गया, यूएई, दुबई वगैरह, अबू धाबी, मस्कत वगैरह, ये दोहा, बहरीन, ये जो ममालिक हैं इनमें तो लोग जो है वो 30-30 40-40 साल से भी काम कर रहे हैं, लेकिन वो नेशनैलिटी वगैरह जो है वो उनकी नहीं हो सकी अब तक। तो और बहुत सारे गरीब घराने के लड़के होंगे ने जेडे इन्ने पढ़े लिखे भी नहीं होंगे, तो वो जाते हैं तो ज़्यादा इस्तेसाल उन्होंने होंदा और उनको ज़्यादा जो है वो कह लें कि जो है वो एक्सप्लॉइट किया जाता है। तो मैंने जो है वो, जब मैं अपनी जो स्टोरी आपको क्या बताऊं कि मैं 1990 में, अप्रैल 1990 में मैं यूरोप गया हूँ पहली दफ़ा। तो मैं एक देहाती नौजवान था, हमारे वाला साहब जो थे वो ज़मींदार थे, तो मिडिल क्लास फैमिली थी। तो यूरोप का हमने तो कभी सोचा नहीं था। तो हमारे चंद एक कज़न थे वो अमेरिका में थे, तो उनका हमें पता था कि वो उधर गए हुए हैं और वो बड़ी मुश्किल मुसीबत में गए। इधर से वो मेरे ख्याल में पता नहीं कहाँ पे गए हैं यूरोप से, फिर वो गए हैं मैक्सिको, मैक्सिको से जब वो बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे तो उधर वो पकड़े गए, जेल में रहे बड़ी देर, 6 महीने 10 महीने। उसके बाद उनको जो है फिर उन्होंने डिपोर्ट किया, छोड़ा, फिर वो दोबारा उन्होंने ट्राई की। तो मतलब बड़ी मुसीबत परेशानियां काट कर जो है वो लोग पहुंचते हैं। और मैंने जो है वो देखा है कि बहुत बड़े सारे लोग जो हैं वो मुसीबत ज़्यादा होते हैं तो बड़ी मुश्किल में होते हैं। मैंने जो है वो फिनलैंड की रेड क्रॉस में भी काम किया हुआ है, इसलिए मैं जो है उधर ट्रांसलेशन करता था। जो हमारे आते थे इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी लोग, तो उनकी जो दर्द भरी दास्तानें मुझे पता है क्या होता था। तो ये पाकिस्तान में जो है तो वो इस वक्त इंटरनेशनल जो ऑपरेशन होता था वो लाहौर और कराची से होता था। लाहौर में बाद में शुरू हुआ है। तो पीआईए की जो फ्लाइट थी वो जा रही थी लाहौर से। तो पीआईए एक बहुत बड़ा ज़बरदस्त एयरलाइन थी 1990-80 में, 70 में। तो दुनिया की चंद एयरलाइन में उनका उसका शुमार होता था पीआईए का। उसमें जो बेस्ट एयरलाइन थी उनमें से लफ्थांसा थी जो जर्मनी की एयरलाइन थी, स्विस एयर थी जो स्विट्जरलैंड की एयरलाइन थी, अमेरिकन आते थे, पैन एम इधर आता था, और दूसरी एयरलाइन अमेरिकन थी, इधर वो इधर आती थी। तो ब्रिटिश एयरवेज थी। तो ये टॉप लेवल की जो जो एयरलाइन थी वो इधर आती थी। तो पाकिस्तान की जो एयरलाइन थी पीआईए, वो इन सब को कम्पीट करती थी, बड़ी अच्छी एयरलाइन थी। और उस वक्त एक और भी कानून था पाकिस्तान में कि आप जो है वो एक दफ़ा बैरूनी एयरलाइन पे सफ़र कर सकते हैं, लेकिन अगली दफ़ा आपने मस्ट है, आपने ज़रूरी है कि आप पीआईए के साथ जाएं, वरना आपको वो टिकट इशू नहीं करते थे। और दूसरा आप ये थे कि आपको लेना पड़ते थे पैसे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से, लेना पड़ते थे डॉलर। तो आप जाते थे, चेंज करवाते थे, तो आपके पासपोर्ट के ऊपर लिख देते थे वो कि इतने डॉलर हैं, तो ये जो है ये बंदा जो है वो जो देते थे। तो मेरे पास उस वक्त जब मैं गया हूं ना, तो मेरे पास $140 थे। तो इतने मुझे मेरे वालिद ने मुझे दिए, बड़ी मुश्किल से वो भी उसने दिए मुझे। तो मुझे बड़ा डर था कि एयरपोर्ट पे तो वो खड़े होते हैं बड़े राशि। तो उसने जब देखा भी ये लड़का ऐसे मुंह उठा के आ गया, जा रहा है यूरोप, तो डॉलर इसके पास 140 है। तो इसका मैंने सोचा, मैंने उसको, वो पेंसिल से लिखते थे 140, उसने पेंसिल पे लिखा हुआ था बस, उसके आगे डाला था US डॉलर।
और नीचे मेरे ख्याल में वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो है वो मोहर लगी हुई थी। तो मैंने जो एक था ना वो पेंसिल का, उसको मैंने 9 कर दिया, तो वो $940 हो गए। जो पासपोर्ट का आखिरी सफा था जिसके ऊपर लिखा था ज़रिए मुबादला, मेरे ख्याल में आप पता नहीं लिखा होता या नहीं, उस पर लिखा होता था। तो वो देते नहीं थे, स्टेट बैंक वाले डॉलर किसी को देते नहीं थे। ये ओपन डॉलर ये तो हुआ है आकर 90 के बाद जो है जो हुआ है, जब मेरे ख्याल में नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट आई है, उन्होंने इसको जो है वो किया है ग्रीन चैनल एयरपोर्ट पे, और डॉलर जो ओपन हुआ है वो नवाज शरीफ हुकूमत में हुआ है। तो जब मैं गया उस वक्त बेनजीर भुट्टो साहबा की हुकूमत थी पाकिस्तान में। एक्सक्यूज मी। तो वो मैं जब एयरपोर्ट पे गया हूँ तो वो अब वो देख रहा है, तो उसने मुझे पूछा कि डॉलर कितने हैं, मैंने कहा जी 940। तो शुक्र है अल्लाह उसके बंदे का भला करे, पता नहीं अब वो जिंदा भी होगा कि नहीं, ये 30-32 साल पहले की बात है। तो उसने मुझसे मांगे नहीं। अगर वो मुझसे मांग लेता तो फिर मैं यही बहाना करता कि जी मेरे 140 निकले, बाकी तो मेरे 800 तो मेरा डिग पिया किते। लेकिन उसने मुझसे ना मांगे नहीं। तो चलो मैं निकल गया, तो उधर एक साहब थे मेरे साथ, तो वो उन्होंने कहा जी मेरा सामान कुछ ज्यादा है। मेरे पास तो था कुछ नहीं, मैंने यूरोप इधर से क्या लेकर जाना था। तो मेरे पास तो मेरे एक दो पैंट थी और एक कोट मैंने जब वो कहीं से लिया हुआ था, तो यही मेरे पास था। तो वो कहता जी आपके पास सामान नहीं है तो जी मेरा सामान अपने साथ रख लें, अपना वजन करवा लें। मैंने कहा जी भाई मैं तो ये नहीं काम करता, तो मैंने उसका वजन नहीं करवाया। तो उस वक्त हीरोइन का बड़ा काम चलता था पाकिस्तान में, अब तो बहुत कम हो गया, लेकिन लोग बहुत करते थे उस वक्त। तो ये जो इंस्ट्रक्शन है बाद में आई है कि किसी से सामान लेकर मत खाएं, किसी की कोई चीज़ लेकर मत खाएं, किसी का सामान मत पकड़ें एयरपोर्ट पे। तो उस वक्त सब पता नहीं था, लेकिन मैंने नहीं लिया उससे, मैंने कहा नहीं भाई मैं नहीं लेता। तो उसने मुझे डरा दिया, उसने कहा भाईजान आप जो है वो हॉलैंड जा रहे हैं, तो आपके पास तो हॉलैंड का वीज़ा नहीं है, तो आप तो जा रहे हैं जर्मनी, तो ये आपने तो बड़ा मसला बन जाएगा। तो मुझे नहीं पता था कि उस वक्त ये यूरोपीय यूनियन थी, तो हॉलैंड में ट्रांसफर पैसेंजर था मैं, तो मुझे तो वीज़ा चाहिए नहीं था हॉलैंड का, एम्स्टर्डम एयरपोर्ट का। फिर उसने बंदे ने मुझे डरा दिया, फिर मैं बड़ी टेंशन में गया, मैंने खाना वाना भी मेरे ख्याल में कम ही खाया। तो यार हम इधर पहुंच गए, जाकर बड़ी मेहनत की, बड़ा काम किया, सेटल हो गए। तो उसके बाद जो है फिनलैंड में मैं जो चला गया, मुल्क अच्छा था, तो उधर जाकर मैंने अपनी जो है वो ज़िंदगी का आगाज़ किया। तो उधर मुझे फिनलैंड में अब जो है वो तकरीबन 29 साल हो गए, 29 साल फिनलैंड में मुझे हो गए। पाकिस्तान में जो है वो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन जो थी, इसका ये बहुत बड़ा हब था कराची में इनका। तो कराची एयरपोर्ट उस वक्त जो है वो बहुत जो है वो कह लें कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट था, पूरी दुनिया में जाना जाता था। पाकिस्तान के ये हालात नहीं थे ना, अब तो कोई यूरोपियन एयरलाइन आती नहीं है। अब तो तकरीबन मेरे ख्याल में ब्रिटिश एयरवेज है यूरोपियन एयरलाइन में सबसे वन एंड द लास्ट, जो पाकिस्तान में मेरे ख्याल में इस्लामाबाद उसका ऑपरेशन है वो आ रहे हैं। अदरवाइज हमें सिर्फ यही एयरलाइन जो कतर है, इत्तेहाद है, एमरात है, और गोल्फ है, तो यही 4-5 एयरलाइन है जो हमें अब डील कर रही हैं, हम इनके लिए बचे हैं पाकिस्तानी। तो जब हमने जब वार ऑन टेरर में शिरकत की है, जनरल मुशर्रफ साहब ले गए मुल्क को बगैर किसी मकसद के और बगैर किसी वजह के, तो उस वक्त पाकिस्तान में खुद जो है वो शुरू हो गई है दहशत गर्दी बड़े ज़ोरों से। तो जो इंटरनेशनल फ़्लाइट आती थी, लफ्तनजा, स्विस एयर, और ये अटालिया, और ये ब्रिटिश एयरवेज, जितनी इंटरनेशनल एयरलाइन थी वो तमाम की तमाम बंद हो गई। तो अरबी एयरलाइन आती है, टिकट उनकी बड़ी महंगी होती है, तो देते भी अपनी मर्जी से है, लेकिन हमारे पास वो कहते हैं ना जर्मन में कि शाबे काइन या उसवालन, वी हैव नो चॉइस, सर को कोई चॉइस नहीं है इन्हें तो जान तो अलावा। बाकी यूरोप में तो बहुत सस्ता हो गया है, ट्रैवलिंग जो सफर है यूरोप में तो बहुत सस्ता हो गया है। आपको जो टिकट है वो 10-10 यूरो यूरोप पे, 15-15 यूरो में, 20-20 यूरो में मिलती है। अब आप लंदन जाना हो, हमने ब्रुसल जाना हो, तो फिनलैंड से अगर टिकट लेते हैं तो 20 यूरो 25 यूरो में आराम से आपको जो है वो, अगर बड़े ऊपर छलांग लग जाएगी तो 50 यूरो में मिलती है, और 3 घंटे की फ्लाइट है। मैं मराकश गया हूँ 2 साल पहले, तो मुझे जो है वो टिकट दी है उन्होंने, रायन एयर वालों ने, 35 यूरो की तो जाने की, और तकरीबन मुझे मेरे ख्याल में 52 यूरो उन्होंने मुझसे लिए हैं वापसी के। तो पाकिस्तान में जो ट्रेजिडी है कि हमारी जो एयरलाइन है वो बंद हो चुकी है, यूरोपियन एयरलाइन और दूसरी एयरलाइन जो है वो आती नहीं है इधर। तो हमें जो है वो बड़ी भारी टिकट जो है वो लेनी पड़ती है और हमें जाना पड़ता है। ज़ाहिर है यही हमारे मालिक बचे हैं,
और हमारा अक्सर जो ट्रांजिट होता है वो होता है दुबई, अबू धाबी, मस्कत में, और फिर कतर दोहा में, और बहरीन में गल्फ एयर की परवाज होती है, और सऊदी एयरलाइन भी उसमें अपने पैसेंजर जो है वो शेयर करती हैं। और हमारे एक बड़े अफलातून किस्म के एक मिनिस्टर आए थे इमरान खान साहब के दौर में, तो उनका नाम था सरवर खान साहब। तो उन्होंने असेंबली के फ्लोर पे ये कह दिया कि पीआईए के जो पायलट है उनकी डिग्रियां जाली हैं। तो साहब का इतना फरमाना था मसूफ का कि अब तक जो है वो पीआईए जो है वो यूरोप में, अमेरिका में बैन है। तो उसका जो अभी तक उसका जो रूट है उसको उन्होंने खोला नहीं है। ये उस एक बंदे ने इतना डैमेज किया पाकिस्तान की हवाबाजी की समत को, हवाबाजी के शोबे को, कि जिसका कोई अंदाजा नहीं है। और उसको वो पता नहीं उसने किसके एजेंडे पे काम किया है, किसने उसको जो है वो ये काम करने के लिए कहा था। और अब तक जो है वो हमारा जो ऑपरेशन है पीआईए का वो यूरोप के लिए खुला ही नहीं है। और ये हम आ जाते थे अपना अपना अपनी एयरलाइन, जिसका बेड़ा तो गर्क हो गया जब आई है बेनजीर भुट्टो, उस वक्त शुरू हुई है उसमें सियासी भर्तियां। तो आप देख लेंगे कि कराची से, अंदरूनी सिंध से बहुत सारे लोग थे जो पीआईए में उन्होंने जो है वो फिर भर्ती हुई है। और वो फिर बेनजीर साहबा के दौर में इतनी हुई है कि जिसका कोई अंदाजा नहीं है। फिर नवाज शरीफ आए तो इन्होंने आकर उसका बेड़ा गर्क कर दिया पीआईए का, मुकम्मल तौर पर उसका बटा बटा दिया। गॉन टू डॉग दैट एयरलाइन, फिनिश नाउ। बस आखिरी उसका जो क्या है वो सांस जो है वो चल रहा है, और उसको अब चला रहे हैं ये। अब उसने वादा किया है तुर्किश एयरलाइन के साथ, और तुर्किश एयरलाइन भी बहुत बड़ी एयरलाइन है जो पाकिस्तान से पैसेंजर्स को उठाती है इस्तांबुल के लिए। और इस्तांबुल से आगे जो यूरोपियन पैसेंजर है, अमेरिकन पैसेंजर है, कैनेडियन है, उनको जो है वो पहुंचाया जाता है। लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि सबसे ज्यादा मुसाफिर जो है वो हमारे मुल्क से जाते हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से, और हमारी एयरलाइन को वो पैसेंजर जो है वो मिलते नहीं है। और यही तो हमारा मुल्क की, हमारे मुल्क की बहुत ट्रेजेडी है। तो पाकिस्तान में ये हुआ कि पीआईए जो है वो आस्ता आस्ता उसका बेड़ा गर्क हो गया। तो इन इससे जब लोग जाते हैं तो ये बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, ये इनके जो रूल एंड रेगुलेशन है, टिकट जो है इशू होती है बड़ी महंगी, तो फिर आप जो है वो पहुंचते हैं। ये एक लंबी स्टोरी है, तो इसके ऊपर जो है वो एक अलग ब्लॉग की जरूरत है, लेकिन आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट नाउ, आई एम टॉकिंग समथिंग एल्स। तो ये हमारी बदकिस्मती है कि ये चंद एयरलाइंस बची हैं उम्रे के लिए भी और हज के लिए भी। तो बड़ी जो है वो लॉफ्टी मनी जो है ये लेते हैं, बड़े जबरदस्त ये पैसे वसूल कर रहे हैं और बहुत अच्छा चल रहे हैं, और वो बूस्ट कर रहे होते हैं। जब आप बैठते हैं तो उन्होंने कहा जी इतने मिलियन मुसाफिर हैं वो दुबई एयरपोर्ट से गुजरे हैं लास्ट साल, पिछले साल इतने मिलियन पैसेंजर जो है वो दोहा एयरपोर्ट से गुजरे हैं। लेकिन हमारे वही हम ही होते हैं, लेकिन हमारी एयरलाइन को ये मिलते नहीं है। और पीआईए वो एयरलाइन थी कि डोमेस्टिक उनका जो रूट था वो तकरीबन कोई 20 शहरों में पीआईए पाकिस्तान में ट्रेवल करती थी, डोमेस्टिक एयरलाइन थी हमारी। और बहुत अच्छा इनके पास पैसेंजर थे, बहुत हब था इनका। कराची, लाहौर आते थे ये, इस्लामाबाद आते थे, इस्लामाबाद से कोयटा जाते, पेशावर, और फिर ये तुरबत, तालबंदीन, और जनाब ये बावलपुर, मुल्तान, नवाब शाह, मतलब ये तमाम जगहों पे पीआईए ट्रेवल करती थी। तो अब तो देख लें कि कुछ बचा नहीं है। और उस वक्त के हमारे जो नेबर्स थे उनमें एक ही एयरपोर्ट होता था, हत्ता कि जो दिल्ली था, न्यू दिल्ली और बम्बे, दो एयरपोर्ट इंडिया में काम करते थे। लेकिन पाकिस्तान में बहुत एयरपोर्ट थे जो 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 बहुत बहुत जगह थी पाकिस्तान में, और इतने जो ऑपरेट करते थे ये ऑपरेशन पीआईए के। तो लाहौर में भी ऑपरेशन नया नया हुआ था, कराची क्योंकि मेजर सिटी था, कादिर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जब बाद में बना है, हमारे ट्रैवल के 90 के बाद आया है। तो पीआईए में गए, पीआईए में गया हूं मैं इस्तांबुल। और पीआईए का यह था कि अगर आप एक दफा टिकट ले लेते हैं किसी और एयरलाइन की एक साल में, तो अगली दफा फिर आपको लाजमी है कि आपने पीआईए में ही सफर करना था, ये कानून था। तो मैं उससे पहले इराक जा चुका था, तो 1988 में तो मैंने इराकी एयरवेज पे जो है था वो ट्रैवल किया था। तो उन्होंने कहा जी कि आपको अब हम टिकट जो है वो पीआईए का लेना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल में 14,000 की या 13,000 की टिकट थी 1990 में, मैंने वो खरीदी। तो मैं $140 लेकर जो है वो यूरोप पहुंच गया। उधर दाखिला जो था मेरा, मैंने यूनिवर्सिटी में जो है वो डिग्री ले ली, और फिर मैंने जॉब कर ली, और फिर जो है वो मेरा काम जो है उधर चल पड़ा। तो मसला ये है कि जब इधर से पाकिस्तानी बेचारे जाते हैं, आजकल इंग्लैंड लोग बहुत जा रहे हैं स्टडी वीजे के लिए,
और इंग्लैंड के पास कुछ बचा नहीं है सिवाय स्टडी वीजे की। जो पैसे है ना वही उनको पहुंचते हैं, इंटरनेशनल जो है वो ममालिक में आते हैं उधर। तो जो पैसे स्टूडेंट्स लाते हैं ना, इंग्लैंड की रोटी जो है तकरीबन कोई 30-35% जो है वो उस पे जल रही है। इंग्लैंड में अपने जो लोग हैं ना वो स्कूल से ऊपर नहीं पढ़ते, क्योंकि जो तालीम है बहुत महंगी है। और वो उमरा के बच्चे हैं जो जो हाई एजुकेशन ले रहे हैं यूनिवर्सिटीज में और ग्रेजुएशन की, बाकी स्कूल से ही भाग जाते हैं स्कूल के बाद, क्योंकि पैसे नहीं होते उनके पास, इतनी महंगी महंगी फीसेज नहीं होती कि वो अदा कर सके। और उनकी जो यूनिवर्सिटी चल रही है, उनका जो जितना धंधा चल रहा है, लोगों के मकान जो लेते हैं लोग रेंट पे, और ये जो सारी होटल रेस्टोरेंट में, इसमें जो 30-40% जो आती है आमदनी, वो ही स्टूडेंट होते हैं जो सऊदी अरब, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया और इन ममालिक से जो है वो चलते हैं, जो जाते हैं उधर। और उनकी फीसेस बड़ी बहुत हाई होती है, 30-30, 40-40 लाख रुपया वो लेते हैं। और फिर जनाब एडमिशन होता है, फिर आप जाते हैं। और बहुत सारे लोग जाते हैं, हमारे भी जानने वाले, उनके साहबजादे थे, वो मास टीचर थे, रिटायर हुए, उनका साहबजादा, उसका दाखिला हो गया तो उनको ग्रेजुएटी मिली है 30 लाख रुपया। उन्होंने बेचारों ने उनके ऊपर लगा दी, उसको भेजा है, तो वो डिग्री की उसने पता नहीं की है या नहीं की, 1.5 साल 2 साल बाद वो बेटा हमारा वापस आ गया, तो पैसे जो थे वो खत्म हो गए। तो मतलब मेरे कहने का ये है कि इंग्लैंड में सेटल होने का कोई इतना चांस है नहीं है। जो लोग ये कोशिश करते हैं कि इंग्लैंड चले जाए, उनके लिए मेरी ये बरादराना मशवरा है कि आप इंग्लैंड को ना जाएं, क्योंकि इंग्लैंड में सेटल होने का चांस बहुत कम है। शादी भी अगर आप उधर जाकर कर लें, अगर आपको कोई मिल जाती है, कोई उधर शादी को रिश्ता मिल जाता है, कोई लड़की मिल जाती है, आप शादी कर लेते हैं, उसके ऊपर भी जो वीजा है वो बहुत मुश्किल कर दिया हुआ है, वो भी तकरीबन उन्होंने नामुमकिन कर दिया हुआ है। वो एक 50-50 का एक प्रोग्राम चलता था, आपको पता है, 1982-84 में। तो उसमें वो इंटरव्यू ले रहे होते हैं 50-50, वो माजिद जहांगीर बैठा था, इंटरव्यू ले रहा था, पैनल बैठा हुआ है, तो सवाल करते, क्योंकि नौकरी जो थी उन्होंने पहले दी हुई थी। तो वो जब इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं ना तो उम्मीदवार को, तो वो 50-50 वाला पूछता है उससे, उसको कहता है कि बताओ कि एक जहाज है, जहाज था वो 1900 कहता है कि 50 में जो है वो जा रहा था इंग्लैंड से अमेरिका, तो वो डूब गया था, उसमें कितने पैसेंजर थे? तो अब वो जवाब देता है उसको, वो कहता है जी उसमें 500 पैसेंजर था। तो अब वो चुप कर गया जो लेने वाला था इंटरव्यू। तो दूसरा बोला, कहता अच्छा उनके नाम और पते बताओ। तो उसने ना बताए पते, ना नाम बता सकता था, तो इंटरव्यू फेल हो गया। तो इसलिए जो उधर इंग्लैंड में जो है उन्होंने ऐसा ही किया हुआ है कि आपको जो है वो सेटलमेंट जो है बहुत मुश्किल हो जाता है। आपको रेजिडेंस परमिट जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में रिहायशी इजाजतनामा, वो बहुत मुश्किल है। तो आप इन ममालिक का रुख मत करें। यूरोप में जिस वक्त मेरे ख्याल में जहाँ पर आप सेटल हो सकते हैं, जहाँ पर आपको वीज़ा मिल सकता है, आपको अच्छी जॉब मिल सकती है, और पढ़ाई का जो खर्चा भी बहुत कम है, उसमें स्वीडन जो है इस वक्त अच्छा है, फिनलैंड अच्छा है जो पढ़ाई के लिए। तो उसमें फीस नहीं है, यूनिवर्सिटी की फीसेज नहीं है स्वीडन में, और फिनलैंड में आप फ्री पढ़ सकते हैं उधर, आपका खर्चा उसमें कम आता है। अगर इंग्लैंड के लिए आपको चाहिए 30 लाख, तो फिनलैंड के लिए आपको चाहिए 4-5 लाख, क्योंकि आपने जो है उसके वो साल के ड्यूज देने होते हैं, जो मेरे ख्याल में 5,000 यूरो था। तो साल की फीस आपने वो शो करानी होती थी पहले, तो मेरे ख्याल में 3,000 यूरो था, मुझे मेरे ख्याल में वो उन्होंने 5 कर दिया कि आपका ये साल का खर्चा जो आपने जब रोटी पानी खानी है वो आपने देना है, बाकी यूनिवर्सिटी की फीस नहीं होती। तो फिनलैंड में चांस आपका ज़्यादा है, स्वीडन में ज़्यादा है, नॉर्वे में यस यू कैन से देखे जैसे इन वो क्या कहते हैं, फ्रेंच में से कम सा, तो कम सा मतलब 50-50 है। तो उसके अलावा पोलैंड बहुत अच्छा है, आपकी जो है वो जो नौजवान लड़के हैं उधर शादी का भी चांस ज़्यादा है, और उधर जो है वो जॉब भी मिल जाती है बड़ी अच्छी। और पोलैंड की इकानमी बहुत अच्छी है। लिथुआनिया है, एस्टोनिया है, तो लातविया है, तो ये जो ममालिक हैं ये अच्छे हैं यूरोप में कि आप इधर जाकर सेटल हो सकते हैं। कनाडा अच्छा है, कनाडा में भी अगर आपको मिल जाता है दाखला या स्टडी पे आप चले जाते हैं तो वो भी बहुत बहुत अच्छा है। और यूरोप में जो है ये जो ममालिक हैं इनमें आप जो है वो आपका गुजारा हो जाता है अच्छा। उसके बाद इटली है, इटली में आपको वर्क परमिट मिल जाता है बड़ी आसानी के साथ। आप जो है वो जब आपको थोड़ा बहुत अभी काम मिल जाए, और पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा है उधर, अरबी मराकश के पाकिस्तानी, अल्जेरियन, तुर्किश बहुत है, तो कहीं ना कहीं आपको अगर जॉब मिल जाती है तो फिर उधर जो है वो आपका चांस वर्क परमिट का बन जाता है।
वर्क परमिट पे काम, अगर आप काम करते हैं 3-4 साल, फिर आपको जो है वो परमानेंट रेजिडेंस परमिट जो है वो मिल जाता है, जिसको हम ब्रिटिश की जुबान में कहते हैं परमानेंट लीव। तो ये ममालिक जो है, इनका जो इनमें अभी जितना रश नहीं पड़ा। जर्मनी में भी आपको अगर मिल जाता है चांस कि आप जो है उधर आपका दाखिला हो जाता है, तो जर्मनी इज द बेस्ट बेस्ट कंट्री, नो डाउट अबाउट दैट। तो हम जब उधर गए थे 1990 में, तो जो ट्रेंड था, मैंने जब काम किया रेड क्रॉस में, तो अक्सर लोगों के पास जो ट्रेंड था, वो लोग आते थे पोलिटिकल असाइलम जिसको हम बोलते हैं, रिफ्यूजी जो है वो बन जाते थे, जिसको हम पनाह गजीन कहते हैं उर्दू में, तो पंजाबी जी के लिए पनाह गीर बन जाते। तो वो आकर जब वो सियासी पनाह अप्लाई करते थे, जर्मनी उनमें सबसे अच्छा था। उसमें ये होता था कि आपका वो 6 महीने साल आपको वो नहीं पूछते थे, आपको वो कार्ड जो है वो आरजी सा बनाकर देते थे, जिसके ऊपर आपका नाम लिखा होता था। मेरे ख्याल में कई जो उनके जो सूबे थे उसमें वो फोटो भी उन्होंने लगाई होती थी। तो वो आपको जो है वो चेक नहीं करते थे। काम काम जो है वो आप चोरी छुपे कर लेते थे, लेकिन काम करने की इजाजत नहीं थी। तो उसमें 6 महीने साल बाद वो आपका इंटरव्यू करते थे। अगर वो आपकी, जिसको हम जर्मन में कहते थे अजील कहते हैं उसको, तो वो असाइलम जिसको कहते हैं सियासी, परंतु वो अजील आपकी जब खत्म हो जाती थी, तो वो अक्सर लोग ने वो स्वाइटे पे कर लेते थे, मतलब दोबारा करवा देते थे। तो जर्मन में स्वाइटे कहते हैं उसको, वकील खुद भी कहते थे कि स्वाइटे कर लो, तो वो दोबारा कर लो, तो दोबारा जो है वो फिर साल 2 साल गुजर जाते थे, और इतनी देर में लोग जो है वो अपना बंदोबस्त कर लेते थे। कोई शादी कर लेता था, कोई पेपर मैरिज कर लेता था, इस तरह काम जो है वो निकल जाता था। कुछ काम जॉब ढूंढ लेता था, तो वो आपको जो आपका वो नौकरी देने वाला है वो कॉन्ट्रैक्ट दे देता, तो आपको वीजा लग जाता था। अब भी मेरे ख्याल में जर्मनी में थोड़ा सा टफ है, लेकिन जर्मनी में चांस ज्यादा हो जाते हैं। एक और ग्रुप था उस वक्त पाकिस्तान में, जाते थे लोग, और वो कादियानी बेस पे जो थे वो लेते थे अजील, सियासी पनाह लेते थे। और बहुत सारे लोग वो मुसलमान थे, वो कादियानी नहीं थे। मैं बड़े लोगों को मिला हूं, उनकी मैंने ट्रांसलेशन भी की है, लेकिन वो कादियानी नहीं थे, लेकिन वो कादियानी बने होते थे, झूठे मूठे कादियानी बने होते थे वो, लेकिन वो कादियानी नहीं थे। वीजे के लिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं यूरोप में जो कादियानी नहीं है, लेकिन वो कादियानी बेसिस पे उन्होंने पनाह ली हुई है। ये पुरानी बात है, लेकिन अब तो बहुत टफ कर दिया है। ये कादियानियों की भी कमेटियां बनी हुई हैं मुख्तलिफ शहरों में यूरोप में, और फिर ये जो है वो मंगवाते हैं, वो खलीफा जो उनका है उससे वो उसका सर्टिफिकेट चाहिए है, तो फिर लोकल तंजीम आपको बताती है, तो वो टफ कर दिया, मतलब वो फ्रॉड नहीं होने देते। तो अब नहीं ऐसा चलता काम कि आप कादियानी बन जाए, और मुसलमान एक को कादियानी बनना भी नहीं चाहिए। दुनिया हाजा दुनिया शेख, तो ये काम जो है इतना, वो कह लें भी इतनी नेकी नहीं। आपका अपना मजहब जो है वो किसी भी हालत में छोड़ना नहीं चाहिए, दैट्स नॉट गुड। तो दूसरी बात ये है कि अब दूसरा इसमें ये होता है कि लोग जो वक्त जब जाते हैं, तो वो असाइलम अप्लाई कर देते हैं, वो चाहे वो सियासी पनाह कहते हैं जी हमें दे दें। तो सियासी पनाह में ये होता है कि आपको कुछ नहीं चाहिए होते हैं, आप जो है वो पुलिस स्टेशन चले जाएं, तो जाकर जो है उनका जी मैंने सियासी पनाह लेनी है, वो आपको जो है वो रोक लेंगे उधर। वो आपकी जो है वो आपसे एप्लीकेशन एक फिल करवाएंगे, तो आपसे वो जो है वो आपके फिंगरप्रिंट वगैरह लेकर कार्ड बनाकर आपके हाथ में दे देंगे। आपको बता देंगे कि आपने इधर रहना है। वो रहायश भी देते हैं, और खाना भी आपको 2-3 वक्त का मिलता था। और अब वो थोड़ा बहुत मेरे ख्याल में साथ कुछ चंद जो है वो यूरो भी आपको 20-30 यूरो हफ्ते के देते हैं, ताकि आपने जो है बाकी आपके जो खर्चे होते हैं सिगरेट वगैरह ग्रोसरी वगैरह की, वो आप कर लेते हैं। तो इटली में तो आप वैसे ही, अगर आपके पास जॉब है तो आपको वैसे ही वीज़ा मिल जाएगा उधर कॉन्ट्रैक्ट में बेस पे। ग्रीक में भी अब मेरे ख्याल में बड़ा आसान कर दिया, यूनान में, क्योंकि जो ये जो लोग जाते हैं डिग्रियों के सहारे, और ये जो जाते हैं, इनके लिए यही सबसे जो पहला इनका जो स्टॉप होता है वो यूनान होता है। और यूनान में बड़े जजीरे हैं, बड़े आइलैंड हैं, तो उनमें ये किसी भी जगह पे जो निकल जाते हैं, तो उनके लिए जो है वो उधर से वो सियासी पनाह मांगते हैं। अक्सर लोग जो आते हैं, जिस अब बड़ी सख्ती हो गई है वैसे, तो एक लेम्पाडूसा एक जजीरा है, तो आते हैं लोग इधर से माल्टा, माल्टा लेम्पाडूसा, तो ये आते हैं लीबिया से, क्योंकि लीबिया जो है वो तकरीबन उसमें थोड़ा ही फासला समुंदर का लीबिया के दरमियान, और ये जो है माल्टा और लैम्पाडूसा के जो जजीरे हैं उनके दरमियान। तो लीबिया में जो था वो फ्री था, जब कजाफी को जो है वो चेंज हुआ, कजाफी के कत्ल के बाद लीबिया में फ्री था। बड़े लोग जो है वो अफ्रीका से जो है उठे हैं, ये माली से, नाइजर से, और बकीनो फासो वगैरह से, ये इनका जो रूट था वो लीबिया था, और लीबिया से होते हुए ये लोग जो है
वो यूरोप में बड़े लोग इंटर हुए हैं। वो जो कश्तियां भर भर के आती थी, उसमें कई कैप्साइज हो जाती थी, डूब जाते थे, मर जाते थे। जब जो पहुंच जाते थे उनको फिर वो ले लेते थे, लेकिन उनकी एप्लीकेशन होती है, उनका जो फैसला है वो बाद में करते हैं। वो फिर इंटरव्यू होगा आपका, फिर जो है वो आपकी अपील पे फैसला होगा, फिर उसके आप उससे उस पर आप जो है वो अपील कर सकते हैं। तो इसलिए साल 2 साल गुजर जाते हैं, उसमें से लोग फिर आगे स्लेप हो जाते हैं। माल्टा लैम्पाडूसा से फिर जो है वो लोग निकल जाते हैं ग्रीक के लिए, इटली के लिए। तो स्पेन भी अच्छा है इस मामले में, स्पेन में भी बड़े पाकिस्तानी है, तुर्कश है, मराकश है, वो भी जॉब जो है वो उधर अगर आपको मिल जाए तो अच्छा है। बार्सिलोना में बड़े पाकिस्तानी आपको मिलेंगे। ऐसी दुकानें चल रही हैं जैसे हमारे इधर खुली होती है मार्केट टेलीफोन की, और जनाब पाकिस्तानी बैठे हुए हैं। तो बहुत सारे हैं, थोड़े नहीं, बहुत सारे हजारों में है। तो जॉब जो है वो एक दूसरे के साथ कर रहे हैं, रह रहे हैं। जैसे आप दुबई में चले जाए तो आपको पाकिस्तानी मिलते हैं हर घर में, 20-20, 30-30 एक कमरे में बैठे हुए हैं, 50 बैठे हुए हैं। तो ऐसे स्पेन में आपको बड़े लोग ऐसे मिल जाते हैं जो आपको अकोमोडेट कर लेते हैं। लेकिन रिस्क तो ज़ाहिर है हर चीज़ में होता है। तो लेकिन यूरोपियन पुलिस का ये है कि आपको जब पकड़ लेगी तो वो आपके ऊपर तशद्दद नहीं करेगी। पाकिस्तानी पुलिस नहीं है, इंडियन पुलिस नहीं कि आपको मारना शुरू कर देगी। तो ये ऐसे नहीं है। तो बाहर बड़े लोग जाते हैं हमारे इधर ईरान से रास्ते में, तो ये बड़ा खतरनाक है। कोयटा से आगे जब जाते हैं तो ईरानियन फोर्सेस जो है दे आर रुथलेस, और वो बड़ा मारते हैं बंदे को, इसमें कोई शक नहीं है। और इतना मारते हैं कि बड़े लोग जो है वो टार्चर में मारे जाते हैं। उसके बाद तुर्की की पुलिस भी इतनी अच्छी नहीं है, वो भी बंदे को बहुत मारते हैं पकड़ के। तो पाकिस्तानी बहुत पकड़े होते हैं उन्होंने, पाकिस्तानी बहुत ज्यादा होते हैं, अफगानी होते हैं, पाकिस्तान होते हैं, क्योंकि ये दोनों का रूट है ये। तो ये ईरान जाते हैं, ईरान से जो है वो ये कोशिश करते हैं तुर्की में एंट्री की। बॉर्डर बड़ा सख्त है। तो फिर जब ये पुलिस के थे चढ़ जाते हैं ईरानियन साइड पे हो या तुर्की की साइड पे, उसमें फिर जो है वो बहुत ज्यादा जिंदगी जो है वो बहुत जीर्ण हो जाती है। उनको कोई आपकी समझ नहीं है, आपको उनकी कोई समझ नहीं है। तो आपको फिर आपका कोई वाली वारस नहीं होता। आपसे जो पैसा वगैरह, घड़ी, कोई फोन, ये वो लूट लेते हैं, वो ले लेते हैं। और इसके बाद फिर आपको स्वाय मार के आपके हिस्से में कुछ नहीं आता। तो ये बड़ा खतरनाक रास्ता है, इसको कोशिश करें कि आप ना जो है वो ले। तो ये ईरान का जो अक्सर लोग निकल जाते हैं ईरान के लिए, और फिर उधर से तुर्की, और तुर्की से आगे बल्गारिया। और ये बड़ा, इट इज अ वेरी डेंजरस पाथ। प्लीज डोंट वॉक ऑन दैट, प्लीज। और इसके ऊपर आपको जाने की कोई जरूरत नहीं है, ये बड़ा खतरनाक है। और ये जो इंसानी स्मगलर है ना, इनके लिए यूरोप में बड़ी सख्त किस्म की अब उन्होंने सजाएं रखी हुई हैं। पहले पकड़े जाते थे लोग तो कोई नहीं बात ही, वो छोड़ देते थे पुलिस वाले कि बंदा जी ये लैके जाने जी 3 बंदे नाल ने एजेंट उन्होंने कहा कोई जाओ तुसी। तो जुर्माना किया, छोड़ दिया। लेकिन अब नहीं है, अब तो उन्होंने जो है वो सजा रखी हुई है आसमानी आसमानी स्मगलर के लिए जो है। तो पीपल स्मगलिंग इज अ बिग ऑफेंस इन यूरोप। तो उसके अलावा स्टडी जो है वो सबसे अच्छा मामला है। और जरूरी नहीं है कि आपने डिग्री ली हुई तो आप स्टडी करें। आपने मैट्रिक भी किया हुआ है, कोई बात नहीं है। एफए भी की पास आपने किया हुआ है तो कोई बात नहीं है। उधर बहुत सारे कोर्सेज करवा देते हैं। मसलन आपको होटल मैनेजमेंट का कोर्स हो गया 6 महीने का, आपको जो है वो ये जो है ये क्लीनिंग पे हो गया, आपको जो है वो कुकिंग पे हो गया। इस तरह के कोर्सेज बड़े होते हैं जो जो ये देते हैं, स्विट्जरलैंड में देते हैं। उसके अलावा जो है ये लिथुआनिया, एस्टोनिया, पोलैंड, लैटविया, तो इन ममालिक में जो है वो आपको ये मिल जाते हैं। तो आपको कोई वॉयल करने की भी जरूरत नहीं है, टेस्ट पास करने की कोई जरूरत नहीं है। आप ऑनलाइन चेक कर लें, कोई यूनिवर्सिटी, कोई इंस्टीट्यूशन, कोई इदारा, तो उससे आपको जो है वो बड़ी आसानी से आपकी दाखिला जो है यूरोप में हो सकता है। तो मतलब इससे कि आपको अपनी जिंदगी को दांव पे लगा दें, आप अपने अपने आप को मौत के हवाले करने से बेहतर है कि आप जो है बड़े सेफ तरीके से आपकी जो एंट्री है वो हो जाए। तो इन ममालिक में ये है कि रूल ऑफ लॉ है, लोग जो है वो आपकी रिस्पेक्ट करते हैं आपके साथ। मतलब आप ह्यूमन राइट जो आपके जो है इंसानी हकूक, इसकी वो खिलाफ वर्जी पुलिस डिपार्टमेंट वाले लोग बहुत कम करते हैं। तो ये जो, लेकिन ये जो हमारे ममालिक है, हमारे साथ जो नेबर है, इनमें आपको आपको पता होना चाहिए कि ये लोग जो है वो बहुत तशद्दद करते हैं, बहुत मुतशद्दिद है। ये ईरानियन पुलिस जो है, और ये जो तुर्किश पुलिस है, इससे आपको जो है वो चाहिए कि आप इस मामले में बचें। तो लैटिन अमेरिका के ममालिक में भी पाकिस्तानी बहुत जाते हैं, वहां पर चांस तो है। लेकिन उसमें जो सबसे बड़ी जो रुकावट है, ब्राजील है, पैरागोवे है, उरागोवे है, अर्जेंटाइन है,
उसके बाद बोलीविया है, पेरू है। तो ये जो ममालिक हैं इनमें जो है मेक्सिको है, तो इनमें जो सबसे बड़ा मसला है आपको आता है वो आपकी ज़ुबान है। तो अर्जेंटाइन में तो अंग्रेजी लोग बोल लेते हैं, ब्राज़ील में भी कुछ लोग अंग्रेजी बोलते हैं, लेकिन ये जो बोलीविया है और ये जो पेरू है, पैराग्वे है, मेक्सिको है, यहाँ पर अंग्रेजी बोलने वाले लोग आपको बहुत कम मिलेंगे। ये पनामा है और इक्वाडोर है, एल सल्वाडोर है, इन 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 इलाकों में, इन ममालिक में आपको अंग्रेजी बोलने वाले, कोलंबिया है, वेनेजुएला है, ये तमाम के तमाम जो है वो स्पेनिश बोलते हैं। और इनमें आपको जो है वो कुछ नहीं जो है वो आपको समझ आएगी। तो मैं पैराग्वे में था, मुझे कोई पाकिस्तानी उधर नहीं मिला। अर्जेंटाइन में मैं बड़ा घूमा हूँ, ब्यूनस आयर्स में, और ये जो इनका इलाका है, मुझे कोई नहीं मिला। ब्राज़ील में था मैं, साओ पालो में, उसके बाद रियो डी जनेरो, ब्राज़ीलिया। तो ये मैंने देखे सारे इलाके, लेकिन पाकिस्तानी मुझे इन ममालिक में कोई नहीं मिला कि मेरी उनसे जो है मुलाकात हुई हो कि ये जो है ये इन ममालिक में आपको कोई पाकिस्तानी मिल जाए, बोलीविया में मिल जाए, मुझे नहीं मिला। ये जो है चिली में या इक्वाडोर, एल सल्वाडोर में मैंने पाकिस्तानी बहुत कम देखे हैं। लेकिन मुझे गए हुए तकरीबन भी 8-10 साल पहले की बात है, उस वक्त मैं उधर जाता था काम के सिलसिले में। लेकिन अब का मुझे नहीं पता, लेकिन 2010-12 तक मैंने जो है वो उधर पाकिस्तानी कोई नहीं मुझे मिला कि जो है वो जिसको मैं कहूँगी पाकिस्तानी है, क्योंकि पाकिस्तानी बहुत कम जाते हैं इन ममालिक में। पाकिस्तानी जो इन अमेरिका के जो कॉन्टिनेंट के ममालिक हैं उनमें पाकिस्तान जाता है, यूनाइटेड स्टेट में, अमेरिका में और कनाडा में। दो ममालिक हैं जहाँ पर पाकिस्तानी आपको बहुत मिलेंगे। आप किसी भी शहर में चले जाए, अमेरिका में, कनाडा में तो बहुत है, तो उधर तो बड़े 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 हैं, तो इन ममालिक में आपको मिलेगा। अभी पिछले दिनों कनाडा की मेरे ख्याल में नई एडवाइजरी आई है, उन्होंने मेरे ख्याल में 50,000 या 5 लाख, मुझे अब फिगर भूल गई है, उन्होंने कहा जी इमिग्रेशन उन्होंने मांगी है कनाडा के लिए, तो उसके ऊपर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा जो सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप जब निकलते हैं अपने घरों से, तो खासकर वो लोग जिनके पीछे बच्चे फैमिली हैं, उनको उनको नहीं निकलना चाहिए। उनको चाहिए कि इधर ही कोशिश करें कि वो ये जो रिस्क है ना लें, क्योंकि जो बच्चे हैं उनसे फिर आप दूर हो जाते हैं, हो सकता है कि आपको फिर कई साल लग जाए कि आप उधर ही रहें, तो आपका ना वीज़ा बने ना आप वापस आएँ, तो ये बहुत बड़ा जो है वो डिफ़िकल्टी हो जाती है। तो यूरोप में जो था वो बड़ा बड़ी आसानी थी। हॉलैंड जो था किसी ज़माने में वो बड़ा अच्छा मुल्क था, वो बंदे को डिपोर्ट नहीं करता, नीदरलैंड जिसको हम बोलते हैं। लेकिन आपका मुझे नहीं पता, उसमें आप उधर पकड़े जाएँ, लीगल पकड़े जाएँ, आपके पास पासपोर्ट है नहीं है, वो आपको डिपोर्ट नहीं करते थे। तो ये बड़े लिबरल ममालिक थे जब मैं गया हूँ 1990 में, एक हॉलैंड और दूसरा डेनमार्क। तो ये कहते थे जी कि इधर बहुत फ्रीडम है, इधर जो है जो हकूक़ है, जो है वो ह्यूमन राइट्स जो है बहुत आगे है, और कोई मसला नहीं था, आप जो मर्जी करे उधर, जो मर्जी जैसा मर्जी करे, ये बहुत लिबरल लोग थे। लेकिन जब 9/11 हुआ है ना, तो सबसे ज्यादा जो तंग नजर मैंने मुल्क देखे हैं जो हुए हैं, तंग नजर जिसमें बर्दाश्त खत्म हो गई है, और दूसरे ममालिक पे अटैक, दूसरे मजहब पे, इस्लाम पे अटैक करने वाले मुल्कों में मैंने हॉलैंड में देखा है कि लोग बहुत अच्छे हैं, हॉलैंड के लोग, ये कोई शक नहीं है, सारे नहीं बुरे। लेकिन हॉलैंड में मैंने ये चीज देखी कि वो लोग जो थे वो बड़ी तंग नजरी दिखाई हॉलैंड के लोगों ने। और उसके बाद डेनमार्क में जो है इन्होंने बड़ा जो है वो कीचड़ चाला, फिर वो कार्टून वगैरह के सिलसिले में। तो फिर यही है कि ये जो दो कौमें मैंने देखी, एक डैनिश और दूसरी ये डच। डच जर्मन को कहते हैं और डच कहते हैं इनको, जो वेलंदेजी, जिसको हम ये जो हॉलैंड के लोग हैं इनको डच कहते हैं। तो ये सबसे जो मैंने देखा है कि ये तंग नजरी इनमें मैंने देखी है। हालांकि ये बहुत कह लें कि आप आगे थे। ये 1990 में आप चर्च पीते थे लोग एम्स्टर्डम में, वो लीगल थी, पुलिस आपको नहीं पकड़ती थी, क्योंकि उन्होंने कानून बनाया था कि कोई मसला नहीं है, आप जो मर्जी करें। बदकारी जो है वो भी लीगल थी, कोई मसला नहीं है। शराब कोई मसला नहीं है, जुआ कोई नहीं है, उसमें कोई रुकावट नहीं है, कानून है। चर्च आप पी सकते हैं, 5 ग्राम तक आपकी जेब से भी निकल आए तो कोई मसला नहीं है। मतलब इतनी फ्रीडम थी, इतने मतलब ये लोग जो थे वो अच्छे थे। लेकिन मैंने देखा कि सबसे जो बदतरीन बने हैं 9/11 के बाद, ये हॉलैंड हॉलैंड में और डेनमार्क में। वैसे तो पूरा यूरोप जो था वो उठ खड़ा हुआ था, मुसलमानों के जो राइट थे वो बड़े वायलेट हुए, तो बड़ी फैमिली तबाह हुई हैं। जब परवेज मुशर्रफ साहब ने जब जो है वो ऐलान किया था अमेरिका की जंग में शामिल होने का, उससे हमें तो कुछ नहीं मिला जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी थे।
लेकिन सत्यानाश कर दिया उन पाकिस्तानियों का। बड़े पकड़े गए लोग बेचारे नजायज, बड़े लोग थे जिनके वीजे रिजेक्ट हो गए, बड़े लोग थे जिनकी लादें इधर किधर रह गई। तो बहुत ट्रेजिडी लोगों ने जो है वो बर्दाश्त की है ये 9/11 के बाद। सबसे ज्यादा जो तकलीफ उठाई है वह मुसलमानों ने उठाई है, और यूरोप में खासकर जो यूरोप के लोग थे उन्होंने ज्यादा उठाई है। तो मैं नमाज पढ़ता था, मैंने शुरू से बचपन से हमारी आदत है कि नमाज अल्लाह पाक ने हमें दी हुई है पढ़ने की। तो मैं पैरागुए में था, सेंसियोन उसके कैपिटल का नाम है। तो मैं वो बस स्टेशन से मैंने जाना था, उनका करीब शहर था, तो उधर से मैं बस बैठा, तो वो नमाज का टाइम हो गया, तो मैं नमाज पढ़ने के लिए जो है वो रुका हूँ। तो जब मैंने जान बाज निकाला अपने बैग से, तो वो उधर मैं खड़ा था, तो वो जो था वो लोग इकट्ठे होने शुरू हो गए उधर। ये 2007-8 की बात है। तो मैं जो है फिर वो मैंने नमाज जो है वो पूरी कर की, तो मैं फिर चल पड़ा। तो जाकर मैं कैफ़े था, उसमें बैठ के मैंने काफ़ी पीनी शुरू कर दी। तो लोग जो है वो हैरान थे कि ये इधर क्या हो गया है, ये कौन आ गया है। तो मैं अर्जेंटाइन में था, ब्यूनस आयर्स में। तो वो मैं होटल में गया, कमरे के सिलसिले में बुक करवाया हुआ था मैंने ऑनलाइन। तो वो मुझे पूछती है, वो लड़की बैठी, कहती मैं जिसको पता चला कि मैं पाकिस्तानी हूँ, तो उसने मुझे कहा कि आर यू तालिबान, तो आप तालिबान हो। मैंने कहा नहीं, वो हमारे रिश्तेदार है। तो मतलब ये एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई है मुसलमानों के साथ यूरोप में, अमेरिका में। बड़े लोग बेकार हुए हैं, बड़े बड़े लोग जो है उनकी रोजी रोटी खत्म हो गई, और बहुत जुल्म हुआ है, और बहुत जुल्म हुआ। और हम पाकिस्तानी 9/11 के किसी भी जहाज में हम नहीं थे, हम उन हाईजैकरों में पाकिस्तानी बेचारा कोई भी नहीं था, लेकिन हमें बेच दिया गया। हमारा मुल्क जो है वो 1 लाख से ज्यादा लोग इधर जो है वो वैसे ही जो है वो मारे गए बम धमाकों में और खुदकश हमलों में। और वो बेचारे कई यतीम, कई बेवा, और कई कई लोग जो है बर्बाद हुए हैं, और उससे मिला हम मुसलमानों को कुछ नहीं है। आगे अल्लाह पाक जो है वो क्या कहते हैं कि मालिक यौमिद्दीन है, तो बड़े बड़ों के फैसले वो फिर करेगा कि किस तरह किसने क्या हुआ। तो ये एक अलग दास्तान है, उसके ऊपर भी किसी दिन मैं इंशाल्लाह बात करूंगा। तो बहुत सस्ता बेच दिया पाकिस्तान को, और हम पाकिस्तानियों को हलाल करवा दिया नजायज। चलो वो अल्लाह पाक फैसला करने वाला है। कहता है वो अल्लाह पाक कहता है कि इज नॉट अल्लाह द मोस्ट कंक्लूसिव देन ऑल जजेस। तो अल्लाह पाक जो है वो हाकिमुल हकीमीन है। तो अल्लाह सल्ला बेहकमुल हकीमीन, तो कोई नहीं, अल्लाह पाक फैसले करने वाला अपने बंदों को। तो बात मैं ये कर रहा था कि यूरोप में आपको जो है वो एक सर्टेन हद तक जो है वो सपोर्ट मिलेगी शादी के सिलसिले में। अगर आप शादी करते हैं उधर, तो फिर वो आपको कहेंगे जी आप मुल्क छोड़ें जाकर। अक्सर मालिक तो यही कहते हैं कि अपने मुल्क से फिर जो शादी का जो वीज़ा है वो अप्लाई करें। लेकिन अगर आप सियासी पनाह पे हैं, तो फिर आपको ये बात नहीं कहते, आपको जो है उसका वीज़ा मिल जाता है। तो बड़े ममालिक हैं अभी जिसमें जो शादी, जिसको हम पेपर मैरिज कहते हैं, कागजी शादी लोग करते हैं, उसमें जो अब जो रेट है उस वक्त जो था वो तो $10,000 लेते थे। डेनमार्क में ये बहुत रिवाज था, हॉलैंड में। तो ये लोग उधर शादी करते थे, $10,000 दिया, शादी की, तो जो है वीज़ा 2 साल बाद, 3 साल बाद क्लियर हो गया, तो वो जो है वो डाइवोर्स अप्लाई कर दी। तो अब एक ग्रुप निकला हुआ है जो बेलारूस भेज रहा है लोगों को। जब ये आई है यूक्रेन की जंग, तो उसमें बेलारूस में आए थे यूक्रेनियन, तो उधर से उन्होंने बॉर्डर क्रॉस किया था पोलैंड के लिए। तो जो बेलारूस है ना, ये आखिरी कम्युनिस्ट मुल्क बचा है यूरोप में, जिसको बोलते हैं वो लिकोशेंको जो है ना, उसका वो लास्ट उसको बोलते हैं यूरोप में कि ही इज द लास्ट डिक्टेटर ऑफ यूरोप। तो वो उनके पास कम्युनिज्म है, रशियन जबान में बोलते हैं, कोई अंग्रेजी उधर बोलता नहीं है, और वो किसी को यूरोप के किसी मुल्क को वो एंट्री नहीं देते। लेकिन पाकिस्तान के लोग उधर जा सकते हैं, उनको जो है वो नहीं रोकते। लेकिन उधर से लोग इस चक्कर में जाते हैं कि वो आगे यूरोप चले जाएंगे, पोलैंड चले जाएंगे, लिथुआनिया के साथ भी उनका बॉर्डर लगता है, तो वो चले जाएंगे। लेकिन बहुत मुश्किल है, उनका जो बॉर्डर है वो सख्त है, और वो कम्युनिस्ट है, वो बहुत स्ट्रिक्ट है कि वो किसी को जाने नहीं दे रहे। अभी मेरा एक दोस्त था, उसका बेटा गया था उधर से, दुबई से वो चला गया था बेलारूस, मिन्स्क उनका कैपिटल है। सर्दी बहुत पड़ती है, और डिक्टेटर है, और बहुत सख्त रूल है मुल्क में, कोई आज़ादी नहीं है, कुछ नहीं है। तो उधर लोग जाते हैं, इधर एजेंट पैसे लेते हैं, तो फिर उनको भेज देते हैं उधर बेलारूस के लिए, तो जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं वाइट रशिया, तो उसको उधर भेज देते हैं।
तो मुल्क है वो, आजाद मुल्क हुआ, रशिया से उन्होंने आजादी ली हुई है। तो उधर जाकर यही फिर आप घूमे फिरे मौज कर लें, तो महीने 2 महीने बाद जब आपके पैसे फिर खत्म हो जाएंगे तो फिर आपको उधर से आना पड़ेगा। कोई काम उधर कोई है नहीं है, करेंसी उनकी डिवैल्यू है, कोई दूसरा मुल्क उनके साथ कोई ट्रेड नहीं करता सिवाय रशियन के। तो इसलिए जो है उधर जाना जो है वो बहुत जो है वो अच्छी बात नहीं है। एजेंट आपको आपसे पैसे लेंगे। और बहुत सारे लोग, मैं पिछली दफा पढ़ रहा था न्यूज में कि बहुत सारे पाकिस्तानी बेचारे उधर जो है वो रुके हुए हैं और उनसे बड़े बड़ी लंबी लंबी रकमें पाकिस्तान से ली हुई है और उनको बेलारूस पहुंचाया हुआ है। तो आप जब इससे वाइड करें तो बेलारूस में कुछ नहीं है, ना कोई उधर सेटल होने का कोई चांस है, ना सियासी पनाह है, ना स्टडी है, ना आपकी जबान है, ना कोई आपके लिए काम है, ना कारोबार है, तो कुछ भी नहीं है उधर। तो उधर जाने से अवॉइड करें, ना ही उधर से आप यूरोप आगे इंटर हो सकते हैं गैर कानूनी तौर पर। ये बहुत बहुत जो बॉर्डर है बहुत स्ट्रिक्ट बॉर्डर है। जैसे आप पाकिस्तान से इनको कहते हैं बड़े हार्ड बॉर्डर है, चंद बॉर्डर जो है दुनिया में वो बड़े हार्ड बॉर्डर है। बाकी मुल्क में बॉर्डर बहुत, उसको बोलते हैं नरम बॉर्डर है ये। तो जो एक तो पाकिस्तान इंडिया का बॉर्डर है वो बहुत हार्ड है, आप जाएंगे तो पकड़े जाएंगे इंडिया में, इंडिया से आप पाकिस्तान आएंगे तो आप उसी वक्त डर लिए जाएंगे और लंबे अरसे के लिए फिर आपकी जान नहीं छूटती, आप कई साल गुजर जाते हैं। उसके बाद नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया का जो बॉर्डर है बहुत टेंस है, उधर से भी आप डर लिए जाएंगे। तो नॉर्थ कोरिया की तरफ से तो आपको फिर निकलने नहीं देंगे वो, साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया का बॉर्डर बड़ा टेंस है। दूसरा ये बेलारूस का जो बॉर्डर है रशिया के साथ, वो बहुत सॉफ्ट बॉर्डर है। लेकिन जो उनका जो हार्ड बॉर्डर है वो बाकी यूरोपियन ममालिक, पोलैंड है उनके साथ लगता, और लिथुवेनिया है, और इन ममालिक के साथ उनका जो बॉर्डर है बहुत हार्ड है, बड़ी पेट्रोलिंग है, ये वायर लगी हुई है और हर चीज है। आपके निकलने के जो चांसेस है वो 0% है। तो अगर आप पकड़े जाते हैं बेलारूसियन फोर्सेस के हाथों में फिर आपका बच निकलना जो है बहुत मुश्किल है, बहुत ब्रूटल है, बहुत रुथलेस लोग हैं वो। तो इस बात से आप अवॉइड करें। 30-40 लाख रुपया देकर जो है वो अपनी जिंदगी को अजाब प्लीज मत बनाए। दूसरी जो बात मैंने आपसे रिक्वेस्ट ये करनी थी कि जब आप इधर से जाते हैं तो बहुत सारे लोग जो हैं वो हमारे जब इधर से जाते हैं तो उनको कुछ पता नहीं होता, कुछ उनको खबर नहीं होती, तो उनका जो मेडिकल का इशू आ जाता है। तो उसमें ये बात मैं आपको बता दूं कि हर मुल्क में जिसमें आप जाकर सियासी पनाह लेते हैं तो उनकी जो ट्रीटमेंट होता है मेडिकल हॉस्पिटल सब कुछ ये उनकी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि वो उनको जो है वो इस बात की फंडिंग मिलती है यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज से। तो वो आपको फ्री में नहीं दे रहे होते, ये यूएनओ की तरफ से उनको मिल रहा होता है कुछ ना कुछ। तो हमारे बहुत से लोग चाहे वो थाईलैंड वगैरह जाते हैं और उधर से कोशिश करते हैं निकलने के लिए, वो बहुत दुश्वार गुजार रास्ता है, उधर से बहुत नामुमकिन है। तो थाईलैंड में भी और बड़े स्कैम है इन ममालिक में। बैंकॉक एयरपोर्ट पे आप चले जाएंगे, आपको जो है वो चीज़ कह देंगे जी सारी ये गिफ्ट है आप ले लें। जब गिफ्ट लेकर आप दुकान से बाहर निकलेंगे तो फिर वो हार्न बच जाएगा, आपको वो ले लेंगे, पकड़ लेंगे और जनाब फिर वो गिफ्ट पे आपको रोक लेंगे, आपको पुलिस के हवाले करने की धमकी देकर आपसे जो जितना सामान वगैरह है वो निकाल लेंगे। तो आप अपनी जान छुड़ाकर उधर से निकलेंगे। ये कई स्कैम है इस तरह के जो लोग बेचारे फंस जाते हैं। तो अल्लाह पाक बचाए बंदे को बुरी जगह, बुरे टाइम पे और बुरी घड़ी से। तो ये लोग जो होते हैं ना ये ऐसे इस्तेसाल करते हैं लोगों का। तो मतलब बहुत सारी ट्रेजेडीज हो जाती है पाकिस्तानियों को पता नहीं होता बेचारों को, क्योंकि मैं जब गया था तो हमें कुछ इल्म नहीं था कि क्या होता है क्या नहीं होता। तो जब पहली दफा जहाज में बैठा हवाई जहाज में, तो हमारी प्रवास थी फैसलाबाद से कराची के लिए। तो वो मुल्तान में उसने लैंडिंग की है, तो जब उसने मुझे कोले का गिलास पकड़ाया ना तो डिस्पोजेबल कप था वो। तो मैंने पहली दफा देखा था वो डिस्पोजेबल कप। तो जब उसने मुझे पकड़ाया ना तो मैंने वो पी लिया, कोला ठंडा अच्छा था। तो मैंने सोचा भाई इस गिलास का मैं क्या करूं, रखने को मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। तो मैंने इसको चुर मुर करके ना तोड़ ताड़ के अपनी जेब में डाल दिया। मैंने कहा मैं इसको कहाँ से दूं, मतलब मैं क्या करूं इसका। चलो मैंने जेब में डाल दिया, इधर फेंक तो सकता नहीं, इधर तो बहुत मतलब सफाई है। जब एयर होस्टेस लेने के लिए आई है तो मैं वो कहती उसने जब पूछा गिलास, तो मैं अब देख रहा हूँ अपने आप को, मैंने उसकी तरफ नजर देखी नहीं तो वो चली गई तो बाहर जाकर मैंने वो गिलास फेंक दिया। मतलब ये कुछ पता नहीं होता बंदे को इसमें, और इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है। हमें कुछ पता नहीं था, लेकिन अब हमें पता है 7 स्टार होटलों में रहे हैं, हमें पता है यूरोप में रहे हैं, दुनिया में हर जगह पे रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इंसान अपनी औकात भूल जाए, अपने आप को भूल जाए कि मैं पता नहीं क्या तुर्रम खान हो गया हूँ। मैंने बहुत सारे लोग देखे यूरोप में जाते हैं 10 साल रहते हैं, वापस आते तो वो जब हाथ मिलाते हैं ना
तो फिर उसको जो है वो डिसइंफेक्टेंट लगाया होता है वो साफ करते हैं उसको। यही है। बस लोगों की सोच होती है ना कि अगले को हकीर समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो हमें भी कुछ पता नहीं था जब हम गए हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता, किस तरह चलता है काम। लेकिन इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। लेकिन यूरोपियन लोगों में एक चीज मैं आपको बता दूं, ये मेरी बात जो है वो याद रखना कि जब आपको पता नहीं होगा ना तो वो आपकी ज्यादा हेल्प करेंगे। वो ये आपका मजाक नहीं उड़ाएंगे। पाकिस्तान में तो आपका मजाक उड़ाएंगे ना, आपको गलत लफ्ज भी बोल देना तो ये आपको फौरन करेक्ट कर देंगे, इधर आपकी सलाह कर देंगे उस वक्त, नहीं ये ऐसा नहीं है, तरह लफ्ज हुआ। तो यूरोप में नहीं, आप उसको गलत अंग्रेजी बोल रहे हैं, नहीं भी बोल रहे हैं, कोई लफ्ज भी आप बोलेंगे तो वो आपकी हेल्प जरूर कर देंगे। कोई भी होगा बाजार में तो वो उसको ये कोई उससे उसको इस चीज की कोई शर्म नहीं है, क्योंकि इंग्लिश जो है वो इंग्लैंड की जबान है, वो अंग्रेज की जबान है, यूरोपियन की जबान नहीं है। फ्रांस में आप चले जाए, आपको सब लोग फ्रांसीसी बोलते नजर आएंगे। अंग्रेजी आप उनसे बात भी करेंगे, उसको आती भी होगी ना, तो वो आपसे बात नहीं करेगा इंग्लिश में, वो आपको फ्रांसीसी में बोलेगा। जर्मनी में आप चले जाए वो आपसे जर्मन बोलेगा। आप हॉलैंड में चले जाए वो आपसे डच बोलेगा। इटालियन इटली बोलेगा, अपनी इटालियन बोलेगा। स्पेनिश स्पेनिश बोलेगा। फिनलैंड में चले जाए वो फिनिश बोलेगा। स्वीडिश जो है वो स्वीडिश ही बोलेगा। लेकिन वो इंग्लिश नहीं बोलते, लेकिन आती भी होगी तो वो अवॉइड करते हैं, आप लोग अपनी जबान में बात करते हैं। तो ये याद रखना कि कोई आपका तमस्कर नहीं उड़ाता पाकिस्तान की तरह, कि आपको अंग्रेजी नहीं आती तो लोग आपका तमस्कर उड़ाना शुरू कर देते हैं, इसने तो गलत बोला है, लो जी अंग्रेजी देखो जी की कहता है नहीं जी। लेकिन उधर नहीं है, आप कोई भी बात पूछना चाहेंगे तो दे विल वेलकम यू, आपको वो नहीं, मतलब आपका कोई मजाक नहीं उड़ाएगा उधर, ये बात ध्यान में रखना। तो इसलिए आप अपनी बात कह दें, मतलब जो भी आपके मुंह में आता है वो कह देते हैं उसको। तो दूसरी बातों में एक ये चीज होती है कि लोग जो है उधर जाकर जो है वो अपनी सोच को बदल लेते हैं, अपने अपने माइंड को बदल लेते हैं, कई लोग अपने मजहब को बदल लेते हैं। लेकिन भाई इससे कुछ नहीं होता, आप जो है वही है। तो अच्छे कपड़ों से, जेब में पैसों से इंसान जो है वो उसकी इंसानियत तो नहीं बदल जाती, वही होता है वो। तो जो सबसे अच्छी बात होती है कि आप जो है वो कितने अच्छे मुसलमान हैं, कितने अच्छे दीनदार लोग हैं, कितना अच्छा आपका अखलाक है। तो यही सबसे अच्छी बात होती है, आप किसी के काम आते हैं। तो ऐसे ही नहीं होता कि आपका दिमाग जो है वो खराब हो जाए कि अब मेरे पास कोई पैसे जेब में आ गए तो मैं पता नहीं क्या बन गया हूँ। लेकिन आपका अखलाक बहुत अच्छी चीज़ है, मुसलमान होना आपका अच्छी चीज़ है। तो इस्लाम में यही है कि हेल्प ईच अदर, एक दूसरे की मदद करो। अल्लाह पाक इस चीज़ को बड़ा पसंद करता है। तो बात यह है कि, और दूसरा यह कि आपका आपके मजहब के ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगाता, आप दुनिया के किसी भी ममालिक में चले जाएं। और फिर इसके बाद जब आप यूरोप नहीं जा रहे तो ये आप अगर इन ममालिक में जाते हैं जो जो अरबिक ममालिक है, फार ईस्ट मुल्क है, इनमें एक बात याद रखना कि इन 90% मुल्क ममालिक जो है इनमें डिक्टेटरशिप है, इनमें जमहूरियत नहीं है। आप जब जाएं तो गवर्नमेंट के खिलाफ कभी कोई बात ना करें। आपसे वो पूछेंगे, वो मुखाबरात वाले होते हैं जिसको हम इंटेलिजेंस या बोलते हैं, जो इंटेलिजेंस वाले होते हैं ना, वो आपसे बड़ा अच्छा बोलेगा, टैक्सी चला रहा होता है वो, तो वो बड़ी अच्छी बात करेगा, हुकूमत के खिलाफ खुद बात करना शुरू कर देगा। लेकिन जब आप बोलेंगे ना तो फिर वो आपको धर लेंगे। तो ये जो ममालिक है ना, इनमें जाकर आप ऐसा मत करें कि हुकूमत के खिलाफ, गवर्नमेंट के खिलाफ आपको बोलने की कोई जरूरत नहीं है, सियासत करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इन ममालिक में सियासत नहीं होती, बंदा अंदर चला जाता है। मसलन आप ईरान में चले जाएंगे तो आपकी बात करेंगे जाकर उधर गवर्नमेंट के खिलाफ, तो आप धर लिए जाएंगे। मराकश में चले जाएं, अलजायर में चले जाएं, जितने भी अरबी ममालिक हैं आपको मिलेंगे। मिस्र में आप हैं, आप जो है वो लिबिया में है, तो मौत की सजा होती है भाई, आपको लफ्ज मुंह से ऐसा निकाल देंगे तो आप पकड़े जाएंगे। तो इराक में भी यही था कि आप नहीं बोल सकते। सऊदी अरेबिया हो गया, ये दुबई वगैरह हो गए, जॉर्डन में आप चले जाएं, तो लेबनान लेबनान थोड़ा सा डिफरेंट है इनमें, क्योंकि उधर जो है वो और किस्म के जो है 3-4 ग्रुप है। बाकी अरबी ममालिक में जिधर भी आप जाएंगे ना, उधर आपको डिक्टेटरशिप मिलेगी। उधर आप, ऐसा नहीं है कि आप जो है वो गवर्नमेंट के खिलाफ कोई बात नहीं करेंगे आप, तो आपको जरूरत भी नहीं है। अपने कारोबार में आप गए हुए अपने आप, आपको कुछ सियासत उधर मुल्कों में करने की जरूरत नहीं है। अच्छा कहें सब अच्छे हैं, हमसे तो खैर सभी अच्छे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम तो जो है वो इंटरनेशनल फकीर बना दिया है इस मुल्क को, और इतना पोटेंशियल है पाकिस्तान में, इतना कुछ है कि दुनिया में, यकीन करें मैंने कुछ तकरीबन 40-50 ममालिक देखे हैं, घूमे रहा हूँ, पाकिस्तान जैसा मुल्क कहीं नहीं है। इतनी खूबसूरती है और इतना रिस्क अल्लाह पाक ने जितना हमें दिया है ना, कहीं नहीं है। लेकिन हमारा जो है वो सिस्टम बेड़ा गर्क हुआ हुआ है, कोई संभालने वाला नहीं है, कुछ कोई कोई इस मुल्क को चलाने वाला कोई अल्लाह का बंदा अगर मिल जाता अब तक तो शायद अल्लाह पाक हालात बेहतर कर देगा, वो बड़ा मुस्बल सवाब है। लेकिन सियासत के लिए आपको बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यूरोप में भी मसला नहीं है, आप इंग्लैंड में हैं,
आप जर्मनी में हैं, इन ममालिक में आप जो है वो बात करें गवर्नमेंट के खिलाफ ही करेंगे ना, दे डोंट केयर, तो वो आपसे जो है वो कोई प्रॉब्लम नहीं करते। लेकिन इन ममालिक में जब जो यहाँ पर डिक्टेटरशिप हो, यहाँ पर एक खानदान की हुकूमत हो, एक बंदे की हुकूमत चल रही हो, तो आप उधर जाकर ये काम मत करें। किसी किस्म की सियासत आप प्लीज डोंट डू दैट। तो इसके अलावा जो है वो मैं जब गया था तो पाकिस्तान में जो हालात बहुत डिफरेंट थे। 1990 में जो है वो पाकिस्तान ये नहीं है जो 2023 में है। इसमें जो है वो तकरीबन मेरे ख्याल में कुछ भी नहीं है जो उस वक्त 1990 में था पाकिस्तान में, वो अब वो कुछ भी नहीं है। तो ऐसे ही हर मुल्क की एक एवोल्यूशन होती है, चेंजिंग होती है, तो ये सिलसिला चलता है। तो मैं जो है वो यूरोप में मैंने जो है वो कोई मुल्क नहीं ऐसा जहां पर मैं नहीं गया, जहां पर मैं नहीं घूमा। सब मुल्क अच्छे हैं यूरोप के ह्यूमन राइट्स के मामले में। लेकिन आप जब जाते हैं तो आपका मसला ये होता है कि आप उधर लीगल हो जाए, आपको आपके पास जो है वो रेजिडेंस परमिट आ जाए, आपके पास इजाजतनामा आ जाए, रहने का रैशी इजाजतनामा आपके पास आ जाए। सबसे पहले जो आपने जो काम करना होता है वो यही है कि आप अपने आप को पहले लीगल कर लें ताकि आप उस मुल्क के शहरी बन सके। तो फिर जो है वो आप अपना काम अच्छा करें तो अल्लाह पाक राज़िक है। हर जगह पे ये मालिक अच्छे हैं जॉब के सिलसिले में भी, तो इनकी इनकम अच्छी है। ये जो स्वीडन फिनलैंड है, नॉर्वे है, यहाँ पर इनकम बहुत अच्छी है, तो ऐसा कोई इधर प्रॉब्लम नहीं है। तो खैर जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके लिए तो बहुत आसानियाँ है, मतलब इंजीनियर है, डॉक्टर है, इनके लिए तो बहुत क्विक है वीज़ा वो जो है वो इशू कर रहे हैं। वो 14-14 घंटों में जो है उनको रेजिडेंस परमिट जो है वो ग्रांट कर रहे हैं, जो उनकी फैमिली को भी। और ऐसे जो मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ऐसे जो लोग हैं, तो पाकिस्तान में जो है वो अगर वो आप नहीं रहना चाहते तो और बात है। लेकिन अगर आप जा रहे हैं बाहर, फिर आपके लिए जो रेजिडेंस परमिट है मुबारक में बड़ा आसान है। डॉक्टर्स के लिए, इंजीनियर के लिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर और ये आईटी पर के जो एक्सपर्ट लोग होते हैं, इनके लिए बहुत मौके हैं बाहर। इनको लोग ढूंढते फिरते हैं। नर्सों नर्सों को पूरे यूरोप में बड़ी शॉर्टेज होती है, नर्सों को वो ढूंढते रहते हैं, डॉक्टरों को ढूंढते रहते हैं। लेकिन उनके जो है वो क्या कह लें कि बंदे जो है वो पूरे भी नहीं होते। और ये होता है कि आप जब जाते हैं इधर से, तो सबसे पहला काम आप ये करें कि आपका कोई इधर अगर वाकफ ना भी हो, तो अब जो है वो मेरी वीडियो जो है वो तकरीबन अपने इख्तिताम को पहुंच रही है। लेकिन आखिर में जो लोग स्टूडेंट वीजे पे पाक जो है वो बाहर जाना चाह रहे हैं, तो उनसे जो है वो मेरी एप्लीकेशन, मेरी जो रिक्वेस्ट है वो ये है कि ये जो ममालिक हैं स्कैंडिनेवियन ममालिक, इनमें जो है वो आप ट्राई करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। जैसे डेनमार्क है, स्वीडन है, नॉर्वे है, फिनलैंड है और आइसलैंड है। तो इन ममालिक में भी जो है वो जो है स्टूडेंट वीज़ा जो है उसके मेरे जो तक मुझे श्योर है, ये स्वीडन फिनलैंड में जो है वो ट्यूशन फीस जिसको हम बोलते हैं, यूनिवर्सिटी की फीस जो बोलते हैं, वो नहीं है। तो इन ममालिक में जो है वो आप ट्राई करें। ये ममालिक बड़े अच्छे हैं स्टूडेंट वीज़े के लिए और पढ़ाई के लिए भी बहुत अच्छे हैं। और उसमें आइसलैंड में रेकयाविक कैपिटल है आइसलैंड का, तो बड़ा अच्छा मुल्क है और स्टूडेंट वीज़े के लिए वो भी बहुत अच्छा है। और वैसे भी काम के सिलसिले में रहने के लिए मुल्क जो है वो बहुत अच्छा है। और लॉ जो है वो बहुत अच्छा है, कानून बहुत अच्छा है। तो बड़ा कह लें कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो फॉरनर के लिए भी। तो ये जो लंबी लंबी फीसें इंग्लैंड में भरी जाती हैं, उनका जो नेमल बदल है वो ये ममालिक हैं जो मैंने आपको बताए हैं। इधर जो है वो आप जब ट्राई करें दाखिले की, एडमिशन की, तो आपका बड़ी अच्छी तरीके से हो जाएगा। आपको फिर उधर जॉब बड़ी आसानी से मिल जाती है, अच्छी अच्छी सैलरी के साथ, जिसमें आप जो है वो 1000-1500 यूरो जो है वो आप महीने का कमा लेते हैं। तो जॉब का चांसेस जो है वो बहुत अच्छा है आपका इन ममालिक में। जब आपको जॉब मिल जाएगी तो फिर आपका जो वीज़ा है वो भी परमानेंट लग जाएगा। फैमिली आप साथ ले जा सकते हैं इन ममालिक में। जो लोग सब जो लोग हैं जिनकी फैमिली है, उनके लिए भी ये जो ममालिक हैं बहुत अच्छे हैं। स्टूडेंट वीज़े पे अगर आप जा रहे हैं तो आप फैमिली के साथ भी जा रहे हैं, इट्स वेरी गुड प्लेस टू लिव, तो ज़बरदस्त है। तो आप जो है इन मुल्कों में जो है वो ट्राई करें। स्टूडेंट्स के लिए यही है कि आपके पास जो है वो अपनी रिहाइश के जो है पैसे आपने बैंक की गारंटी शो करनी होती है। वो मेरे ख्याल में पहले तो वो 5000 यूरो था, तो ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में यही है, 4-5 हज़ार यूरो के दरमियान वो रकम है। वो आप शो करेंगे तो आपको जो है वो वीज़ा जो है वो आपका लग जाएगा, क्योंकि वो ये देखता है कि साल में आपकी रिहाइश का जो आपके पास बंदोबस्त है कि आप अपनी जो रिहाइश है वो और जो आपका खाना पीना है वो आप कर सकते हैं।
यूनिवर्सिटी की कोई फीस नहीं है, कोई डिमांड नहीं है। और जो यूनिवर्सिटीज़ हैं फिनलैंड में वो बहुत अच्छी हैं। स्वीडन में, डेनमार्क में, नॉर्वे में तो उनका कोई जो है वो यू कैन नॉट कम्पीट दैट। तो यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी हैं। तो आप इन ममालिक में जो है वो ट्राई करें, तो ये मुल्क जो है वो आपके लिए, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छे हैं। तो दूसरा ये डॉक्टर के लिए बहुत अच्छे ममालिक हैं, और दूसरे सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए बहुत अच्छे ममालिक हैं। कोई नोकिया जो था वो फिनलैंड की बहुत बड़ी फर्म थी, तो वो तो अब जो है वो फ़ोन बनाते थे, तो बड़ा उन्होंने बिलियंस ऑफ जो है वो उसमें जो यूरो उन्होंने कमाए हैं। अभी नोकिया है, लेकिन सैमसंग और एप्पल ने उसकी जो है वो कहने की कमर जो है वो तोड़ दी है। तो पाकिस्तान में ब्रेन ड्रेन हो रहा है, बहुत सारे लोग जो है बेचारे बाहर जा रहे हैं। तो इधर जो है वो पासपोर्ट ऑफिस जो है वो बहुत माल कमा रहा है, तो दुनिया जो है वो बहुत पैसे जो है इधर भरे जा रहे हैं। और हर पासपोर्ट ऑफिस में जब से इमरान खान साहब आए हैं, जो करप्शन है वो डबल है। तो हमारे ननकाने में तो बहुत आग लगी हुई है। तो मैं एक दो दफ़ा पासपोर्ट बनाने गया हूँ, वो तो मुंह से मांग रहे हैं पैसे, कोई उनको रोकने वाला नहीं है। तो वो धड़ल्ले से ले रहे हैं वो, और वो यही कहते हैं कल आना जी, फलानी चीज़ नहीं है, फलानी चीज़ नहीं है। जब आप अगर आप पैसे दे देंगे फिर आपको कोई मसला नहीं है। तो वो बड़े लंबे लंबे सौदे करते हैं वो। तो हमारे जो ओवरसीज पाकिस्तानियों के जो बच्चे आते हैं ना, उनको तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ते। वो उनके लिए तो 30-30 हज़ार रुपये मांगते हैं, 40-40 हज़ार मांगते हैं। इसलिए मांगते हैं उनसे कि जो बच्चा पाकिस्तानियों का बेचारों का बाहर पैदा होता है ना, तो जो पहला पासपोर्ट वो बनाता है, तो वो कहते हैं जी ये इंटेलिजेंस की रिपोर्ट मांगी जाती है, आईबी की रिपोर्ट मांगी जाती है, तो वो जी उसमें फिर हम वो नहीं आपको लेने देंगे, तो आप जो इतने पैसे दे दें तो आपका पासपोर्ट बन के आ जाएगा। क्योंकि ये रखा हुआ है ना, वो कहते हैं रिश्वत लेने के तो 100 तरीके हैं जो हमने रखे हुए हैं, रास्ते इतने हैं कि वो कहता है कि बंद ना हुए मुझसे तो मुश्किलें, वो लोग कहने के मुश्किलें इतनी पड़ी कि आशा होगी, रास्ते इतने हैं कि बंद नहीं होते। तो हर चीज का एक रास्ता रखा होता है, 2-4 रास्ते रखे हुए हैं। तो वो जो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है, तो वो जब आई तो फिर पासपोर्ट क्लियर होगा। आप 6 महीने, साल, 2 साल बैठे रहे, इंटेलिजेंस वाले आपके घर आते हैं, आपसे पैसे मांगते हैं, आप दे देते हैं, फिर भी रिपोर्ट वो नहीं भेजते। तो हमारे एक अजीज आए हुए थे, उनका बेटा बेचारा, उसका पासपोर्ट बनाना था, तो वो उधर गए हैं। तो उन्होंने कहा जी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आएगी तो फिर देखेंगे। उनसे उन्होंने मांगा 30 हज़ार रुपया। उसने कहा जी मेरे पास नहीं, मैं नहीं दे रहा। ठीक है, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आई, इसमें गैर कानूनी क्या है? तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर इंटेलिजेंस की रिपोर्ट 1.5-2 साल के बाद आई है। वो भी उसने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को जब खत लिखा है, तो फिर उसने जो है बुलाया है, तो फिर वो रिपोर्ट गई है, फिर वो पासपोर्ट बना था। तो मतलब ये ऐसे ही चलता है इस मुल्क में। तो अल्लाह पाक जो है हमें कोई बंदा अल्लाह को बेहतर दे दे, ताकि इस मुल्क के अल्लाह पाक हालात जो है वो बेहतर कर दे। लेकिन हमारे मुकद्दर में यही है। तो मतलब मेरे कहने का ये है कि जो लोग जाते हैं, तो प्लीज़ आप जो है ये अपने डॉक्यूमेंटेशन के सिलसिले में भी बड़े लोग पैसे लेते हैं। हमारे मेरे जैसा बंदा अगर किसी को मिल जाए तो मैं तो मेरा हाजिर हूँ। ये फॉर्म फिल कराना जो है, ये भी एक बहुत बड़ा मसला होता है। आपके फॉर्म ठीक ना हो तो आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। और बड़ी छोटी सी गलती से जो है, मिस्टेक से आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है, ये मैं आपको बता दूं। तो उसमें यह कि फॉर्म जब फिल करवाते हैं तो बड़ी वो hefty रकम मांगते हैं, बड़ी बड़े पैसे मांगते हैं उससे, लेकिन वो काम कुछ भी नहीं होता। खैर, लेकिन ज़ाहिर है वो जो एडवर्टाइजिंग एजेंसियां वाले हैं उन्होंने तो अपना, बेचारों ने काम इसी से चलाना है ना। तो यही होता है कि आप जब इस्लामाबाद जाते हैं तो फिर वो बड़े बड़े मगरमच्छ बाहर बैठे होते हैं, वो कहते हैं जी आपने फोटो लगातारनी है, हम आपको दे देते हैं, क्योंकि मखसूस फोटो मांगते हैं कई सफारत खाने, तो वो लेते हैं आपसे पैसे उसके। तो कई कहीं आपने फार्म फिल करवाना है तो आप आ जाए, तो वो उससे फिर वो 50-60 हज़ार नहीं लेते, वो लाख 1.5 लाख रुपया ले रहे होते हैं। जो वो हर मुल्क का उन्होंने रेट लहदा लहदा रखा होता है, लेकिन उसमें होता कुछ नहीं होता उसमें। लेकिन ये है कि अगर कोई बंदा सेंस के साथ उसको अगर लिख देता है, फार्म को फिल कर देता है, तो वो बड़ी इजी से जो है वो हो जाता है। तो दूसरा ये होता है कि आप जब ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो पाकिस्तान में जो सरकारी मुलाजिम है अगर वो ट्रैवल करते हैं, तो एक बात याद रखना कि आपको एनओसी बहुत ज़रूरी है। अगर आप वो नहीं ले रहे ना, तो आपको एयरपोर्ट पे रोक लिया जाता है जब आपको देखते हैं कि आप सरकारी मुलाजिम हैं। हमारे बहुत सारे लोग बेचारे इधर उमरा के लिए गए, वो भी रोक लिए गए। तो हमारी वो कुछ वो टीचर थे इधर, वो जो थे वो राख राम जा रहे थे वो देखने के लिए, जो मज़ार वगैरह, तो उनको रोक लिया क्योंकि उनके पास था वो नहीं था एनओसी। तो ये ऐसी हडल होती है जो पैदा की जाती हैं। तो आप प्लीज़ जो है इन चीज़ों को जो है वो देख लें जाने से पहले। और सामान आपका किसी से ना लें, कोई चीज़ आप मत खाएं रास्ते में किसी से लेकर, और किसी को चीज़ अपनी मत पकड़ाएं। ये बात बिल्कुल याद रहे, और किसी पे आपको जो ट्रस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी एक बात याद रखें कि जब ट्रैवल करते हैं ना इंटरनेशनल लोग, लोग आपस में बात नहीं करते। हर कोई अपने अपने काम पे बैठा होता है,
तो किसी को बुलाता भी नहीं है। तो इसलिए इसीलिए नहीं बुलाता कि कहीं कोई रिस्क, कोई मसला पैदा ना हो जाए। तो दुनिया में कहीं भी आप ट्रैवल करेंगे ना, तो साथ वाला बंदा आपको कम ही बुलाएगा। तो इसलिए आप ना किसी से बात करें, ना कोई आपसे बात करे, ना किसी का सामान पकड़े, ना किसी को सामान पकड़ाएं, ना किसी से कुछ लेकर खाएं, ना किसी को खाने की ऑफर ही करें, क्योंकि आपसे लेकर कोई खाएगा भी नहीं। तो मतलब कानून की पाबंदी जो है वो हर जगह पे होती है। वो कहते हैं क्राइम डज नॉट पे। तो इसलिए जो है वो कोई भी छोटी सी गलती आपके लिए जो है वो लाकअप का दरवाजा खोल सकती है। तो उधर फिर आपके पास ना आपके घर वाले होते हैं, ना कोई आपके पास कोई सपोर्ट होती है। तो इसलिए जो है वो आप जो है इस मामले में बहुत केयरफुल होकर होकर जो है वो काम करते हैं। और स्पेशली जब ये लैटिन अमेरिका में आप जाते हैं ना, ये जो लैटिन अमेरिका, मैक्सिको है, पैरागोवे है, योरागोवे है, पेरू है, बोलीविया, ब्राजील, अर्जेंटाइन, और ये अपना कोलंबिया, वेनेजुएला और एल सल्वाडोर। तो मैं जब गया था, तो वो जब मुझे देखते कि ये काले रंग का बंदा है, तो मेरी जो सख्ती थी मेरे ऊपर, वो आम मुसाफरों से 50 गुना ज्यादा थी। और हत्या कि वो मेरी शर्ट तक उतार लेते थे और पैंट तक उतार लेते थे, कहते थे चेक करना हमने कि ड्रग्स का मामला तो नहीं है कोई। तो इतनी सख्ती होती थी, स्कैनिंग इतनी सख्त होती थी मेरी बाकी मुसाफरों में, कि जब उनको पता चला ये पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी हैं, ये रंग देख लेते थे ऐसा, तो फिर वो सख्ती मेरी डबल होती थी। तो हर चीज की तलाशी ऐसे वो देख देख कर, सामान निकाल निकाल कर वो घंटा लगा देता था मुझे, जिधर भी मैं जाता था इन ममालिक में। तो सख्ती बहुत ज्यादा है, अमेरिकन एयरपोर्ट पे बहुत है। तो ये न्यूयॉर्क पे चले जाए, आप जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट और दूसरे एयरपोर्ट जितने भी हैं, आपको सख्ती बहुत मिलेगी इंटरनेशनल फ्लाइट पे। लेकिन यूरोप इसमें इस मामले में ऐसा नहीं है। यूरोप में आपको इतनी सख्ती नहीं है, आपकी डिग्निटी है इधर। आप ऑनर आबरू के साथ जाते हैं, आपको देखते हैं, चेक करते हैं, स्कैनिंग करते हैं, तो ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जैसा इन ममालिक में इतनी सख्ती है, खासकर हम वो कहते हैं इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशियों के लिए, तो जिसका कोई अंदाजा नहीं है। तो वो बहुत सख्त है इस मामले में। लिहाजा कोई ऐसी चीज मत करे जिसमें जो है वो आपका नुकसान हो सकता है। तो ब्रदर एंड सिस्टर, तो मैंने आज जो ये जो ब्लॉग किया है, आप मेहरबानी करके मेरा चैनल जो है, जो मेरा चैनल है एजाज कालों के नाम पे, चाहे वो IJAZ स्पेस KHLON, तो यूट्यूब पर जाकर जो है वो सब्सक्राइब भी कर दे, उसको लाइक भी कर दे। और अगर आपको कोई वीडियो मेरी अच्छी लगे तो उसको आप जो है प्लीज़ कमेंट भी कर दें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।